नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और जिस तरीके से बिहार के चुनाव चल रहे हैं, दिलचस्प भाषण आ रहे हैं, दिलचस्प कंटेंट जो है वो भाषणों का बिहार से आ रहा है। कहीं प्रधानमंत्री 5 सूत्र देते हैं और उसमें कट्टा कटुता जैसे शब्दों का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कैसे दो जमानती युवराज जो है वो इस वक्त मैदान में है। उनका इशारा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर होता है, जो अलग अलग मामलों में जमानत पर अदालत से बाहर हैं। और उसके बाद फिर वो चुनावी मैदान में एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका इशारा उनकी तरफ होता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अमित शाह ने जो दिलचस्प भाषण दिया है तारापुर में, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर के उन्होंने जनता के बीच जब अपना वक्तव्य दिया तो कहा कि सम्राट चौधरी को जिता करके जो है आप भेजिए विधानसभा में, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। और जैसे ही ये बात कही गई, इस बात को लेकर के एक बार फिर चर्चा आम हो गई कि ओबीसी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जिनके परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड कांग्रेस से लेकर के आरजेडी तक, आरजेडी से लेकर जेडीयू तक, और उसके बाद फिर जो है उनका पारिवारिक बैकग्राउंड पुनः आरजेडी में जाकर के बीजेपी में आने का रहा है। और आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, इन तमाम बैकग्राउंड्स के बावजूद बीजेपी ने उनको पहले स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, फिर उप मुख्यमंत्री बनाया इस सरकार में। और उसके बाद जिस तरीके से सम्राट चौधरी पॉलिटिकल तौर पर बीजेपी को वहां पर लीड कर रहे हैं, खासतौर पर सुशील मोदी, और वो जो वैक्यूम बना था वहां पर लीडरशिप का, स्टेट लीडरशिप का, वो नीतीश यादव के साथ समन्वय बना करके करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अमित शाह का ये भाषण, अमित शाह के 2 भाषण बिहार के चुनाव में बहुत लोकप्रिय हुए हैं, बहुत उनकी चर्चा हुई है, खूब वायरल हुए हैं उनके बयानात। और उनमें से पहला बयान ये है कि जब उन्होंने ये कहा कि विधायक तय करेंगे कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, घोषणा नहीं होगी, किसी को चेहरा नहीं बना रहे, विधायक तय कर देंगे कि कौन जो है मुख्यमंत्री होगा। लेकिन बीजेपी के बहुत सारे नेता हो, चाहे राजीव प्रताप रूडी हो, चाहे जेडीयू की तरफ से संजय झा हो, या और भी दूसरे नेता हो, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे। राजीव प्रताप रूडी ने तो अपने एक मंच से मैंने उनका भाषण सुना, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा, जो हालांकि नीतीश कुमार के विरोधी हैं, कभी उनके साथ आ जाते हैं, कभी उनसे अलग होते हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, और उन्होंने भी इस बात को कहा है अपने भाषण में कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। सबको पता है कि नीतीश कुमार के नाम के साथ एक बड़ा वोट बैंक ईबीसी और ओबीसी का जुड़ता है, और ऐसे में नीतीश कुमार की इमेज के साथ महिलाओं का वोट बैंक भी जो है संबद्ध होता है, जो लगातार 2005 से उनको सत्ता में बरकरार रखे हुए। ऐसे में नीतीश कुमार के खुद के पॉलिटिकल तौर पर उनका भले एक तरीके से कहें कि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन उनके होने से, उनकी उपस्थिति से या उनके कैंडिडेचर से जो वोट बैंक जुड़ता है एनडीए के साथ, वो वोट बैंक बेहद अहम है। और तब जब 2020 में लड़ाई 1% वोट से भी कम की रह गई हो, तो ऐसे में एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, कोई एक एक वोट को संजोने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए जो है मुकेश सहनी के लिए महागठबंधन ने स्पेशली उप मुख्यमंत्री का पद घोषित किया, बावजूद से कि उनको सीटें कम दी गई हैं, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये शायद पहली बार हुआ होगा कि सीएम तो घोषित कर दिए जाते हैं राज्यों में, पर डिप्टी सीएम कौन होगा ये घोषित नहीं किया जाता। लेकिन मुकेश सहनी इस बात की जिद पर अड़े रहे, और अंत में महागठबंधन को उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार जो है वो घोषित करने की बात कहनी पड़ी। ये भी देखना होगा कि आप देखिएगा ओवैसी को एक बहाना मिल गया, वो सीमांचल में लगातार इस बात का भाषण दे रहे हैं कि 2-2.5% वोट वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन 18% मुस्लिम मतदाताओं को अंगूठा दिखा दिया महागठबंधन ने। उन्होंने किसी भी तरीके से उनको घोषित नहीं किया जो है उप मुख्यमंत्री, या किसी भी तरह का मुस्लिम उम्मीदवारी नहीं रखी। तो इस बात पर सवाल उठा, हालांकि महागठबंधन की तरफ से सफाई दी गई कि हम लोग अभी सबको इंटरटेन करेंगे, सभी, हर समाज, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व रहेगा। ये भी सूत्रों के हवाले से महागठबंधन की तरफ से कहा गया कि मुस्लिम डिप्टी सीएम भी बनाएंगे, सवर्ण डिप्टी सीएम भी बनाएंगे, अलग अलग तरीके से हर समाज के लोगों को उसमें शामिल रखेंगे। अब सबसे खास बात क्या है कि एक तरफ प्रधानमंत्री का निशाना दोनों युवराजों पर, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाने की बात अमित शाह का कहना, और तीसरी तरफ
महागठबंधन में मुस्लिम जो है उम्मीदवारी को लेकर के, यानी मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, इस बात को लेकर के घेराबंदी करने की कोशिश हो रही है। जैसे जैसे पहले चरण का मतदान नजदीक आ रहा है, बयान और तीखे होते जा रहे हैं। लगातार जो नेताओं की जुबान चल रही है वो कैंची की तरह काम कर रही है। वो एक दूसरे पर बिना लाग लपेट के निशाने साध रहे हैं, कई बार बिलो द बेल्ट निशाने साधे जा रहे हैं। लेकिन बिहार का चुनाव है और यही बिहार के चुनाव की खूबी है कि किस तरीके से मतदाताओं को रिझाने के लिए वादे इरादे रखे जा रहे हैं, और उन वादे इरादों के बीच में जो एनडीए है उसका घोषणा पत्र सामने आ रहा है। इसके अलावा महागठबंधन ने पहले से ही तेजस्वी प्रण के नाम से अपना घोषणा पत्र सामने रखा है मतदाताओं के। बिहार की जनता के लिए बेहद दिलचस्प मोड़ है कि उनको फैसला लेना है 6 नवंबर और 11 नवंबर को कि आखिर उनके राज्य में किसकी सरकार बननी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सम्राट चौधरी को लेकर के जो आज अमित शाह ने बयान दिया है कि क्या अमित शाह बड़ा आदमी बनने की जब बात कह रहे हैं सम्राट चौधरी को, तो क्या वो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं? क्या वो उनको बीजेपी अपनी तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखेगी जब जो है चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे? इन तमाम बातों के लिए आपको 14 नवंबर का जरूर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन माहौल हर इलाके में जाकर के एक बनाने की कोशिश हो रही है। किसी को इस तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई अगर ये चुनाव जीत गए तो इनको मंत्री बना दिया जाएगा। जैसे इमरान प्रतापगढ़ी का एक बयान में देख रहा था, वो 2-3 भाषणों में जा रहे थे और वहां पर ये कह रहे थे, जिस भी उम्मीदवार के भाषण में वो देने के लिए सभा में जाते उससे कहते कि राहुल गांधी ने मुझे कहा है कि इस उम्मीदवार को जाकर के जिता करके लेके आओ। फिर वो अगली जगह जाते हैं और वहां भी यही बात कहते हैं कि भाई मुझे राहुल गांधी ने सीधे वहां से भेजा और कहा है कि जाओ फलाने को जिता करके ले आओ। तो ये पॉलिटिकल जुमले भी हैं, पॉलिटिकल तौर पर एक कोशिश होती है कि हर उम्मीदवार को विशेष विशिष्ट बताया जाए। और ये भी कहना कांग्रेस वाले नहीं भूल रहे हैं कि अगर हमारा ये उम्मीदवार जीतेगा तभी पटना में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तो ताकि कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा एमएलए जिताया जाए और उन एमएलए की संख्या इतनी हो, क्योंकि बिहार में पिछली बार 10 से ज्यादा सीटें 2000, 3000, 1000 के मतों से निर्धारित हुई। ऐसे में कोशिश यही है जो है दोनों गठबंधनों की कि जो क्लोज लड़ाई है वो क्लियर लड़ाई के तौर पर दिखाई दे। जरूर एक एक्स फैक्टर है, ओवैसी का एक्स फैक्टर है, पीके की सभाओं का, पीके के किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन, उनके उम्मीदवार कैसा परफॉर्म करते हैं। एक्स फैक्टर है चिराग पासवान का एनडीए के पाले में जुड़ना और मुकेश सहनी का महागठबंधन के पाले में जुड़ना। देखना होगा रिजल्ट क्या होगा, 14 नवंबर तक का हमें इंतजार करना होगा। आप सभी का ये पेशकश देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।